नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं BPSC 104 की, जिसका शीर्षक है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। इसमें हमने ऑलरेडी यूनिट 10 तक पढ़ लिया है, जिसका वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप हमारे यूट्यूब चैनल इग्नू IQ हिंदी में जाके प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक BPSC 104 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को नहीं लिया है तो जाइए और हमें व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए और 1 से 2 सेकंड के अंदर में आपको आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज जो है वो डिलीवर कर दिया जाएगा, जिसे पढ़ के आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे सकते हैं। आज हम बात करेंगे इकाई 11 की, यानी यूनिट 11, जिसका शीर्षक है जाति आधारित संगठन और राजनीतिक गठन। यानी इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे जो चुनाव है उस चुनाव में जाति का क्या रोल है, साथ ही साथ जाति व्यवस्था को भी हम समझेंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत में जाति व्यवस्था क्यों है। और पूरे अगर विश्व की बात करें तो सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे जाति पर आधारित चुनाव होते हैं, मतदान होते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा ये चैप्टर। आपका सबसे पहला टॉपिक है भारत में जाति व्यवस्था को समझना। देखिए, भारत में जाति व्यवस्था को समझना क्या है, ये काफ़ी इजी है और सभी जानते हैं। आप भी अगर अभी वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी अपने जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट में अपना खुद का जाति लिखते होंगे। आप यादव हो सकते हैं, आप भूमिहार हो सकते हैं, आप ब्राह्मण हो सकते हैं, क्षत्रिय हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बंगाली हूँ, मैं बंगाली में मैं जिस कास्ट का हूँ मैं वो कास्ट जो है मेंशन करता हूँ अपने जाति प्रमाण पत्र में, या जब भी मैं कोई सरकारी फॉर्म फिल करता हूँ नौकरी के लिए या किसी भी अदर चीज़ के लिए, तो उसमें भी जो है वो जाति या कैटेगरी का ऑप्शन रहता है, वहाँ पर भी जो है आप अपने जाति का मेंशन करते हैं। आई बात समझ में? तो भारत में अगर जाति व्यवस्था को समझे तो ये काफ़ी पुराना है। पुराना कैसे है? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि हमारा जो भारत का समाज है ना वो हिंदू समाज है। यानी आज से अगर आप 1000 साल पहले जाएं, 2000 साल पहले जाएं तो भारत देश में सिर्फ हिंदू ही रहा करते थे। ये इतिहास में दर्ज है, ऐतिहासिक में जो है वो रिकॉर्ड पर मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो है मुग़ल आए, ठीक है, इस्लाम का यहाँ पर आगमन हुआ, ईसाइयों का यहाँ पे आगमन हुआ, उसके बाद फिर जैन आए, बौद्ध का ये हुआ, उत्पत्ति हुआ बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का जो है वो उत्पत्ति हुआ, ठीक है। तो जाति आधार पर अगर समझे हम लोग जाति व्यवस्था, तो देखिए भारत में या फिर हमारे शास्त्रों में जाति के लिए बोला गया कि 4 प्रकार के वर्ण हैं, ठीक है। उसी वर्ण को हमने जाति समझ लिया। देखिए, वर्ण अलग होते हैं, जाति अलग होता है। आई बात समझ में? देखिए, जो वर्ण व्यवस्था है इसमें 4 वर्णों का जिक्र किया गया है हमारे शास्त्रों में। और भारतीय समाज की बात करें, भारतीय समाज में भी 4 जातियां हैं, 4 वर्ण हैं। क्या क्या है भाई? सबसे पहला है ब्राह्मण, उसके बाद है क्षत्रिय, उसके बाद है वैश्य, फिर अंतिम में शूद्र। और ऐसा कहा गया है कि जो ब्रह्मा जी के मुख से पैदा होते हैं उन्हें कहते हैं ब्राह्मण, जो ब्रह्मा जी के बाजू से पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उन्हें कहते हैं क्षत्रिय, और जो ब्रह्मा जी के जांग से पैदा होते हैं उन्हें कहते हैं वैश्य, और ब्रह्मा जी के जो पैर से पैदा होते हैं उन्हें कहते हैं शूद्र। आई बात समझ में? अब देखिए, अब ऐसा माना गया है, ठीक है, ऐसा हम लोग मानते हैं। और वर्ण व्यवस्था का देखिए, जाति व्यवस्था एक्चुअल में भारत में नहीं है, उसे बाद में लाया गया औपनिवेशिक शासन द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, मुगलों द्वारा बांटा गया। लेकिन ये जो वर्ण व्यवस्था है इसमें अलग अलग वर्णों के लोगों को अलग अलग काम दिया गया। अब ब्राह्मण का काम क्या है? ब्राह्मण का काम है पूजा पाठ करना, ठीक है। ब्राह्मण का काम है धर्मों का प्रचार करना, ब्राह्मण का काम है कि अपने धर्मों की रक्षा करना। उसके बाद क्षत्रिय का काम है सभी का रक्षा करना, सभी वर्णों के लोगों का रक्षा करना। अगर भारत भूमि है तो भारत भूमि का रक्षा करना दुश्मनों से। इसलिए आपने देखा होगा जो बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं वो क्षत्रिय हुए हैं। महाराणा प्रताप को आप देख लीजिए, वो क्षत्रिय थे। उसके बाद अगर आप जाएं तो अगर आप पृथ्वीराज चौहान जी को देखें तो वो भी क्षत्रिय थे। तो अधिकतर जो राजा महाराजा हुए हैं वो क्षत्रिय हुए हैं, तो उनका काम है रक्षा करना। क्षत्रिय जो होते हैं वो जो शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत होते हैं। उसके बाद बात करें वैश्य की, तो वैश्य की बात करें तो वैश्य उन्हें कहा जाता है जो व्यवसाय करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो बिजनेस खाता पढ़ी लिखा पढ़ी का काम करते हैं, वो हो गए वैश्य। और अंतिम में शूद्र उन्हें कहा जाता है जो बाकी तीनों लोगों को सेवा प्रदान करते हैं। वो सेवा किसी भी रूप में हो सकता है। आई बात समझ में? अब देखिए, अब हमने इस वर्ण को जाति समझ लिया। जाति बिल्कुल नहीं, आप अपने कर्म से ब्राह्मण हो सकते हैं, आप अपने कर्म से क्षत्रिय हो सकते हैं, आप अपने कर्म से शूद्र और वैश्य हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसी को हमने जाति समझ लिया। कुछ लोग आए, कुछ लोगों ने हमारे शास्त्रों में मिलावटें की,
उन्होंने कुछ तोड़ मरोड़ के लिखा, और कुछ पंडे पुजारी थे, उन्होंने अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कह दिया कि तुम शूद्र हो, तुम ये नहीं कर सकते, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवत गीता में साफ श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि हमने वर्ण व्यवस्था बनाई, जाति तो सभी का मनुष्य है, आप भी मनुष्य जाति के हैं, मैं भी मनुष्य जाति का हूँ, यानी सभी मनुष्य जाति के हैं। असल में वर्ण भेद होता है, जाति भेद नहीं। लेकिन इस वर्ण को ही हमने गलत रूप से देखा, गलत रूप से पढ़ा, सुना, समझा, और इसी को हमने जाति समझ लिया। हम लोग वर्ण की बात करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम अपने कर्म के आधार पर तुम एक ही घर में 4 प्रकार के वर्ण हो सकते हैं। अगर आप कर्म से अच्छे हैं, वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे। वही आपका अगर अपना सगा भाई है, ठीक है, और वो काफ़ी जो है स्ट्रांग है, बहुत ही मजबूत है, 7 फुट का है, हट्टा कट्टा है, तो फिर उसे आप क्षत्रिय कह सकते हैं, क्योंकि उसमें क्षत्रिय के गुण हैं। अगर आपका कोई भाई व्यवसाय में अच्छा है, बिजनेस में उसकी काफ़ी जो है वो बुद्धि है, व्यवसाय में काफ़ी वो अच्छा कर सकता है, तो उस हिसाब से वो हो जाएगा वैश्य। और अगर आपका कोई भाई जिनका ये तीनों गुण आपके भाई के अंदर ना हो, आपका जो चौथा भाई है, तीनों गुण, यानी ना तो वो ब्राह्मण का गुण उनमें है, ना क्षत्रिय का गुण उसमें है, ना वैश्य का गुण उसमें है, तो उसे हम शूद्र की कैटेगरी में रखेंगे। अब आप ब्राह्मण का गुण नहीं है तो आप पूजा नहीं कर सकते हैं। अब आपके अंदर व्यवसाय का कौशल नहीं है, बिजनेस का कौशल नहीं है, तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। आप अगर शारीरिक रूप से मजबूत नहीं है तो आप जो है वो क्षत्रिय का काम नहीं कर सकते हैं। तो बचा क्या? सर्विस का काम, सेवा देने का काम। तो फिर सेवा देने का जो काम होगा वो आपके चौथे भाई का होगा, यानी उसे कहेंगे शूद्र। लेकिन इस शब्द को हमने अलग समझ लिया है, इस शब्द को हमने समझ लिया कि शूद्र मतलब दलित, शूद्र मतलब नीच, जबकि शास्त्र हमारा ऐसा नहीं कहता है। इस बात को जान लीजिए, इस बात को समझ लीजिए, भगवत गीता में साफ साफ लिखा गया है। आई बात समझ में? मैं आपको बाकायदा कमेंट सेक्शन में जो है ना वो श्लोक नंबर और चैप्टर नंबर भी मैं आपको दे दूंगा। तो भारत में जाति व्यवस्था ये है। लेकिन हमने क्या समझा है कि जो नीचे तबके के लोग होते हैं, जो मजदूर होते हैं, किसान होते हैं, कामगार होते हैं, नौकर होते हैं, उन्हें हम शूद्र कह देते हैं, उन्हें हम अछूत कहते हैं, उन्हें हम दलित कहते हैं, जबकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल समझ लीजिए। जाति की बात करें तो जाति पर भी चुनाव भारत में होते हैं। यादव अगर है तो बोलता है कि मैं यादव हूँ, मैं लालू यादव को ही वोट दूंगा, मैं अखिलेश यादव को ही वोट दूंगा। कोई भूमिहार है तो वो कहता है कि मैं भूमिहार के नेता को ही वोट दूंगा। तो भारत में जो है ना वो जाति व्यवस्था ऐसी है। भारत में जाति व्यवस्था में स्वतंत्रता के बाद एवं 19वीं सदी के बीच काफ़ी बदलाव हुए, क्योंकि इस दौरान कई सामाजिक, धार्मिक एवं विरोध आंदोलन हुए। इन आंदोलनों ने जनता की जाति व्यवस्था के दृष्टिकोण को परिवर्तित किया। इन आंदोलनों में सबसे प्रमुख थे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन एवं थियोसॉफिकल सोसाइटी आंदोलन। विरोध आंदोलन में ज्योति फूले का सत्य शोधक समाज आंदोलन, गैर ब्राह्मण आंदोलन रामास्वामी नायकर, जिसे हम पेरियार के रूप में जानते थे, जो ब्राह्मण विरोधी माने जाते हैं, तथा अस्पृश्यता यानी छुआछूत के खिलाफ चलाया गया आंदोलन, जिसका नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी ने किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शहरीकरण, औद्योगिकरण, शिक्षा के प्रसार, सामाजिक धार्मिक सुधार, पश्चिमीकरण इत्यादि ने भी जाति व्यवस्था के परिवर्तन में योगदान दिया। इसके अलावा संवैधानिक प्रावधान जैसे मूल अधिकार अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17 तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों ने जाति के सुधार में बड़ी भूमिका रही। विशेषकर शिक्षा ने लोगों को उदार, तार्किक, लोकतांत्रिक एवं व्यापक रूप से जो है वो समझ का बनाया। इन सब कारकों ने जाति व्यवस्था से संबंधित कानूनों को सुगम बनाया। परिणाम स्वरूप विभिन्न जातियों के ऊपर उठकर संबंध का सहयोग बढ़ा। तो ये हुआ भारत में जाति का व्यवस्था। अब हम बात करेंगे जाति आधारित संगठनों का उदय कैसे हुआ। देखिए, भारत की बात करें तो जाति और लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था जो है ना उसमें बहुत संबंध है। बिना जाति के आप चुनाव का बात नहीं कर सकते हैं, बिना जाति के जो है भारत के समाज की बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक राजनीति की बात करें और जाति की बात करें तो दोनों एक दूसरे के अत्यंत विरोधी हैं। अगर हम जाति की बात करते हैं तो अपने जाति का फेवर लेंगे, लेकिन वहीं पर लोकतंत्र की बात करते हैं तो फिर सरकार जो है किसी भी जाति को बिना देखे सबके लिए काम करती है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, या कोई जाति हो, भूमिहार हो, किसान हो, मजदूर हो, बिना किसी को देखे, बिना किसी के जाति को देखे, धर्म को देखे लोकतंत्र काम करती है। तो यानी लोकतंत्र और जाति जो है एक दूसरे के क्या है, वो विरोधी मूल्य के प्रतीक हैं। लेकिन जैसे जैसे भारत जो आगे बढ़ता गया, ठीक है,
19वीं सदी की बात करें, 20वीं सदी की बात करें, वैसे वैसे जाति का जो मुद्दा है वो भी ऊपर उठता गया। नए नए संगठन जो है बनाए गए जातियों पर के आधारित। अब अगर हम लोग बात करें, एक बहुत ही बड़े जो है दार्शनिक हुए हैं रजनी कोठारी। रजनी कोठारी ने अपनी किताब कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में यह दलील दी कि भारत में जाति का राजनीतिकरण हो रहा है। यानी मान लीजिए कोई यादव का नेता है, वो नेता बना, तो वो अपना वोट पॉलिटिक्स के लिए क्या कर रहा है, अपनी जाति की बात कर रहा है, अपने जाति के लोगों की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसे वोट चाहिए। यानी वो जो नेता है वो क्या कर रहा है, वो राजनीति का क्या कर रहा है, मतलब जाति का वो क्या कर रहा है, राजनीतिकरण कर रहा है। यानी राजनीति में जाति को जबरन वो जो है वो घुसा रहा है। तो राजनीति में पहले जाति बिल्कुल था नहीं, राजनीति में जाति को लाया गया सिर्फ और सिर्फ वोट पॉलिटिक्स के लिए, चुनाव में वोट लेने के लिए। एक भूमिहार नेता मंच पे खड़ा होकर क्या बात करता है, मैं नेता बनूंगा तो मैं भूमिहारों का ये कर दूंगा। अरे भाई, भूमिहारों का क्यों? क्या आप सिर्फ भूमिहार के नेता हैं? क्या अगर आपके क्षेत्र का कोई यादव एमपी है तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ यादवों का एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? क्या वो यादवों का, मोदी जी मान लीजिए ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो क्या मोदी जी सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के जो है वो प्रधानमंत्री हैं? बिल्कुल नहीं। राजनीति में जाति होना ही नहीं चाहिए। जब भी आप राजनीतिक पद पर आसीन होते हैं, जब भी आप विधायक बनते हैं या सांसद बनते हैं या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनते हैं, तो आप किसी जाति विशेष के नहीं रह जाते, आपको उस जाति विशेष से उठकर काम करना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ पर भी मुख्यमंत्री और जो है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, हम लोग के होते हैं भारत के सभी, वो भी जाति पर बात करते हैं। किसी स्टेट में चुनाव होता है तो उस स्टेट में अगर मान लीजिए कोई जाति भूमिहार है, वो अधिक संख्या में है, तो फिर भूमिहारों को बहुत लाभ दिया जाता है, उन्हें आरक्षण मिलता है। क्यों? सिर्फ वोट पाने के लिए, कि अगर मैं उन्हें आरक्षण दूंगा तो वो मुझे वोट देगा। और वहीं पर मान लीजिए कोई जाति काफ़ी कम संख्या में है तो उन पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जाता, क्योंकि पता है कि इनका वोट परसेंटेज काफ़ी कम है, ये वोट दे भी तो भी क्या, नहीं दे तो भी क्या। आई बात समझ में? जाति क्या हो गया कि अब नई भूमिका में आ गई है। जैसे जैसे जाति का राजनीतिकरण हो रहा है ना, वैसे वैसे नए नए जाति जो है वर्कर सामने आ रहे हैं। बिहार में अभी जो है 1-2 हफ्ता 15 दिन पहले जो है जातिगत जनगणना हुआ। क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ वोट पॉलिटिक्स के लिए किया गया। देखा गया कि किस जाति का संख्या अधिक है। अब उसके हिसाब से सरकार जो है चुनाव आ रही है, लोकसभा का चुनाव, उसमें अब सरकार जो है वो काम करेगी इस पर। बिहार का सरकार नीतीश कुमार, अब जातियों के आधार पर संगठनों का गठन हो रहा है, संगठनों का उदय हो रहा है। और ये संगठन यानी यादवों का अलग संगठन, भूमिहार का अलग संगठन, बंगालियों का अलग संगठन, अगर कोई फलना जाति है उसका अलग संगठन, जाटों का अलग संगठन। ये संगठन अपनी जातियों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को उठा रहे हैं। अब कोई बर्नवाल समाज का आदमी है, वो क्या पोस्ट करता है कि मैं बर्नवाल हूँ, मैं ये हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे काफ़ी होता है कि सूर्य कुमार यादव अगर अच्छा खेल देता है, सेंचुरी मार देता है, तो यादव लोग पोस्ट करते हैं कि यादव का लड़का है, यादव का लौंडा है, देखो शतक मार दिया। अरे भाई, क्या कर रहे हैं आप? वो देश के लिए खेलने गया है, वो जब देश को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो यादव का नहीं है, वो पूरे देश का है। लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों पर रोक लगाई जानी चाहिए। अब जातिगत संगठन सरकार को अपनी मांग पूरा करने को विवश कर रहे हैं। जैसे उनकी मांगे हैं शैक्षिक सुविधाएं, भूमि बंटवारा और मालिकाना, सरकारी नौकरियां इत्यादि। वे अपनी मांगों को पूरा करने के लिए जनसभा करते हैं, आंदोलन करते हैं, सरकार को ज्ञापन देते हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा जो है वो मार्च निकालते हैं, भारत बंदी बुलाते हैं, सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए? वोट पॉलिटिक्स के लिए। ये नेता लोग करते हैं। वो लोग कहते हैं कि क्यों भाई, हम लोग यादवों को क्यों नहीं देंगे। अब अगर भारत की बात करें तो जाति पर आधारित बहुत सारी पार्टियां भी है। अब अगर बात करें बहुजन समाज की दलित समाज की, जो देखिए बीएसपी है, बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती जो है मुख्यमंत्री, ठीक है, रह चुकी हैं पहले। अब अगर यादवों की बात करें तो बिहार में देखिए लालू प्रसाद यादव एक छत्र राज कर रहा है बिहार में। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो समाजवादी पार्टी, अब यादव से पूछे किसको वोट दीजिएगा तो यादव बोलते हैं कि हम अखिलेशवा को वोट देंगे। बिहार में यादव से पूछे किसको वोट दीजिएगा, बोलता है कि हम जो है वो लालू को वोट देंगे। उन्हें विकास से मतलब नहीं है, उन्हें मतलब इस बात से नहीं है कि वो क्या विकास कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अब मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ। अगर आप बिहार से है ना, देखिए 1 महीना पहले जो उत्तराखंड में टनल में फंसे हुए थे हमारे मजदूर, तो वहाँ पे हर राज्य के जो है, मतलब झारखंड से भी कुछ मजदूर थे, तेलंगाना से कुछ मजदूर थे, ठीक है, बंगाल से मजदूर थे, बिहार से भी मजदूर थे। सभी राज्य के सरकारों ने अपने अपने लोगों को वहाँ पर भेजा कि जाइए, उनका देखभाल कीजिए, उनसे पूछिए उनकी क्या दिक्कत है, क्या नहीं है। हमारे झारखंड की सरकार ने भी भेजा, लेकिन बिहार की सरकार ने बिल्कुल नहीं भेजा।
बिहार की सरकार की तरफ से एक भी व्यक्ति एक भी बार पूछने नहीं गया। हमारे मजदूर, झारखंड के मजदूर जब झारखंड वापस लौटे तब हमारे सरकार ने उनका स्वागत किया, उन्हें माला पहनाया, उनका जो है उनको बताया कि आपने बहुत ही अच्छा मतलब कि जो है रहा है इतना दिन संघर्ष करके, तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग इतना सहें, इतनी जो है सुरंग के अंदर आपने इतना कष्ट किया, उनका सम्मान किया गया। लेकिन बिहार में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो सोचिए कि बिहार की सरकार कितने नीचे गिर चुकी है। मैं किसी का ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, कितने नीचे गिर चुकी है बिहार की सरकार। आपने एक मंत्री को, आपने किसी को नहीं भेजा, अपने एक अधिकारी को नहीं भेजा वहाँ पे, या जब वो मजदूर आपके बिहार में कदम रखे तो उनका भी आपने स्वागत नहीं किया। तो ये है, जबकि जब बात आएगा तो बोलेगा हम यादवों के लिए काम करेंगे, हम इसके लिए काम करेंगे। तो ये हुआ जातिगत आधारित संगठनों का ये उदय के बारे में। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है जाति संगठनों द्वारा उठाए गए मुद्दे। जाति संगठनों द्वारा उठाए गए मुद्दों में प्रमुख है आत्मसम्मान, गौरव, मानवाधिकार, न्याय, संसाधनों का बंटवारा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और जाति के अंदर आंतरिक समस्याएं इत्यादि होते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ झारखंड का। झारखंड में जो है आदिवासी बहुत ही अधिक है, हालांकि ओबीसी अधिक है लेकिन आदिवासी भी उसके बाद है, ठीक है। तो आदिवासी क्या कहते हैं कि हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग आदिवासी समाज से, आदिवासी जाति से हम लोग संबंध रखते हैं, और यहाँ के हर चीज़ों पर, चाहे वो जंगल हो, जल हो, जमीन हो, खनिज हो, हमारा पहला अधिकार है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो है जाति का मुद्दा जो है यहाँ पे उठता है। कोई आदिवासी नेता खड़ा होता है और क्या करता है, सरकार पर लांछन लगाता है कि इस सरकार ने जो है आदिवासियों के खिलाफ ये किया, आदिवासियों को हक नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार में बैठा आदमी भी राजनीति कर रहा है जाति पर, और जो है जो विपक्ष में जो उस नेता पर, मुख्यमंत्री पर भाषण दे रहा है, बोल रहा है, उसके फेवर में, किसके फेवर में, आदिवासी के फेवर में, वो व्यक्ति भी जो है, वो नेता भी जो है वो राजनीति कर रहा है। जब वो व्यक्ति सीएम था तब भी उसने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया, और जब ये सीएम है तो इसने भी आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया, आदिवासियों के लिए कोई स्कीम नहीं निकाला, आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया, बस मंच पे खड़ा होकर राजनीति किया। तो अब जो है जाति जो संगठन जो है, संगठन जो कि जो जातीय संगठन है, आदिवासी समाज, वो भी देख रहा है कि हमारे साथ राजनीति हो रहा है, हमें बरगलाकर जो है हमसे वोट लिया जा रहा है, हमसे झूठे वादे किए जा रहे हैं, और वोट के बाद हमें भुला दिया जा रहा है। तो ऐसे संगठन भी अब सामने आ रहे हैं, अपने मुद्दे उठा रहे हैं कि हमारी जनसंख्या इतनी है, हमने तुम्हें वोट दिया है, हमारे अधिकारों का क्या, हमारे साथ अन्याय क्यों, राज्य का जो संसाधन है वो हमें क्यों नहीं मिल रहा। अब अगर बात करें ओबीसी समाज की, दलित समाज की, तो वो लोग सरकार से क्या मांग करते हैं, हमें आरक्षण दीजिए, हमारा आरक्षण जो है बरकरार रहना चाहिए, हमें आपको आरक्षण देना ही पड़ेगा। आई बात समझ में। 124वां संविधान संशोधन करके आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण की सिफारिश की गई, जिसमें उच्च जातियां भी शामिल है। रोडुल्फ एंड रोडुल्फ के अनुसार जाति संगठन जातियों को सशक्त बनाने में अपनी लोकतांत्रिक भूमिका निभा रहे हैं। यद्यपि सभी जातियों ने अपने संगठन बना लिए हैं, भारत में अभी ऐसा कोई भी जाति नहीं जिसका संगठन नहीं है, कोई ना कोई संगठन है। आदिवासी का अलग संगठन है, बंगालियों का अलग संगठन है, भूमिहार का अलग संगठन है, यादवों का अलग संगठन है, सोनी समाज का अलग संगठन है, साहू समाज का अलग संगठन, हर समाज का अलग अलग संगठन है। और जब भी सरकार इन जातियों पर, ठीक है, अत्याचार करती है या उन्हें उनका हक नहीं देती है, तो वे संगठन उठकर सामने आते हैं, डिमांड करते हैं अपने मांगों का, अपने अधिकारों की बात करते हैं कि हमारा ये अधिकार है, आपने मुझे क्यों नहीं दिया, हम लोग इतना परसेंट हैं, आपके राज्य में 5% हम लोग हैं, 20% हम लोग हैं, हमको अधिकार क्यों नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया क्या, जातिगत संगठनों द्वारा उठाए गए मुद्दे। चलिए अब आगे हम बात करेंगे जातिवादी गठबंधन, यानी जातिवादी गठबंधन क्या होता है, इसको हम जानते हैं। देखिए, जातिवादी संगठन और कुछ नहीं, 2-3 जातियों को मिलकर अगर एक संगठन को बना दिया जाता है और उस पर चुनाव लड़े जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये जातिवादी संगठन है। जैसे कि मान लीजिए अभी इंडिया बना, INDIA, कांग्रेस का गठबंधन जो बना, उसमें टीएमसी भी शामिल है, बीएसपी भी शामिल है, बहुत लोग उसमें शामिल है, एनसीपी शामिल है, शिवसेना उसमें शामिल है, ठीक है, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी शामिल है। तो सभी मिलकर INDIA, ठीक है, जो है वो गठबंधन बनाया। तो उसी प्रकार अलग अलग जाति मिलकर जो एक संगठन बनाता है उसे हम लोग कहते हैं जातिवादी संगठन। यानी 3-4 जातियां मिलकर एक संगठन का निर्माण करता है, उसे एक नाम देता है, उसे एक पहचान देता है, और उस संगठन का निर्माण होता है किस चीज़ के लिए, अपनी मांगों को सरकार द्वारा पूरा करवाने के लिए। साथ ही साथ अगर समय आता है तो ये सभी संगठन मिलकर, जातिवादी संगठन मिलकर क्या करती है, चुनाव भी लड़ती है।
आई बात समझ में? अब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहूँगा। बिहार में 1930 में बनाया गया त्रिवेणी संघ तथा दूसरा अजगर AJGAR अंग्रेजी के प्रथम में जातियों के प्रथम अक्षरों से बनाया गया है। A से अहीर, J से जाट, G से गुर्जर, R से राजपूत मिलकर एक संगठन जो है वो बनाया गया। 1960 और 70 के दशक में फिर से अजगर नाम से एक संगठन बनाया गया। इन जातियों को संगठित करके चौधरी चरण सिंह ने भारतीय क्रांति दल BKD, अभी मैंने बोला आपको कि पहले जाति बनता, संगठन बनता है, फिर उस पर चुनाव लड़ते हैं, इन्हीं से सब से मिलकर जो है यही अजगर बाद में BKD बन गया, जिसने कांग्रेस पार्टी को उत्तर भारत में कड़ी चुनौती पेश की। इस गठबंधन ने चरण सिंह के 1967 में उत्तर प्रदेश में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनने में योगदान दिया। अब क्या हुआ, BKD पहले तो अजगर था, अजगर से राजनीतिक संगठन BKD बन गया और चुनाव लड़ा और चुनाव चौधरी चरण सिंह जीत गए और वो मुख्यमंत्री बन गए। अब आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट है चुनावी राजनीति में जाति की भूमिका। देखिए, चुनावी राजनीति में जाति की क्या भूमिका है इसका हम लोग डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। जो हमने कहा कि यादव बिहार में जो है, यादव को अगर आप पूछिएगा किसको वोट देंगे तो वो बोलेंगे कि मैं यादव को, लालू को वोट दूंगा। उत्तर प्रदेश में अगर आप किसी यादव से पूछते हैं कि आप किसे वोट देंगे तो वो बोलता है कि हम जो है समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। हालांकि लोग अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, लोग ये देख रहे हैं कि जो है जाति के आधार पर हमसे वोट तो मांगा जा रहा है, लेकिन जाति के आधार पर हमारे जो अधिकार है वो हमें नहीं दिए जाते हैं। तो लोग अब जागरूक हो रहे हैं, अब जातियों से उठकर लोग मतदान करने लगे हैं। लेकिन जो नेताएं हैं जो जातियों को बांटते हैं, तुम ये हो, तुम फलना हो, तुम ढिनकाना हो, तुम भूमिहार हो, तुम जो है दलित हो, तो अब लोग इस चीज़ को समझ गए हैं। लेकिन राजनेता का काम क्या है, इस चीज़ को करना, इस चीज़ को बांटना। तो वो लोग अपना जो है वो बांटने का काम जो है वो बंद नहीं कर रहे हैं। तो चुनावी राजनीति में जाति की भूमिका जो हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे जो है डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं गैर चुनावी राजनीति में जाति की क्या भूमिका है। देखिए, हमने तो अब तक पढ़ा कि चुनावी राजनीति में जातियों की क्या भूमिका है। अब हम पढ़ेंगे गैर चुनावी राजनीति में, यानी वहाँ पर जहाँ पे चुनाव की बात नहीं होती है, वहाँ पर जहाँ पे राजनीति की बात नहीं होता है, वहाँ पर जातियों की भूमिका क्या है। अब मैं आपको जो है जैन समाज का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। देखिए, जैन समाज की बात करें तो जैन समाज कभी भी जाति पर बात नहीं करता, चुनाव में जैन समाज की कभी बात नहीं की जाती। तो जैन समाज का चुनावी राजनीति में कोई रोल नहीं है, ना ही वो अपनी मांगे रखते हैं, ना ही उनका कोई राजनीतिक संगठन जो है वो है जैनों का। लेकिन अगर सामाजिक रूप से बात करें, सांस्कृतिक रूप से बात करें, तो जैनों का बहुत योगदान है हमारे समाज में। ठीक है, बड़े बड़े जैन धर्मशाला खोले गए हैं जहाँ पे कोई भी जाति का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का आदमी आके वहाँ पे रुक सकता है। जो जैन समाज है वो जो है सेवा प्रदान करते हैं। आप अगर जाएंगे कांवर लेके, तो जैन समाज का धर्मशाला है वो सेवा दे रहे हैं। आप अगर जाएंगे अमरनाथ, तो वहाँ पर भी जो है वो लोग जो है श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को जो है वो फैसिलिटी दे रहे हैं, फ्री में भोजन दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। बड़े बड़े ट्रस्ट खोले गए हैं, अगर कोई विकलांग है तो उस ट्रस्ट में जाके वो अपना सेवा ले सकता है। बड़े बड़े जो जैन उद्योगपति हैं, बड़े बड़े जो जैन हैं, वो अपना संगठन बनाकर क्या कर दिए हैं कि धर्मशाला खोल दिए हैं, वृद्धाश्रम खोल दिए हैं, अनाथालय खोल दिए हैं। तो ये सभी काम होना चाहिए। चुनाव में जाति का कोई रोल नहीं होना चाहिए। जाति का रोल कहाँ पे होना चाहिए? उस जगह पे होना चाहिए। हाँ, वो जैन धर्मशाला है, लेकिन वो सबके लिए है, जैन समाज के द्वारा वो संचालित होता है, उसमें जैन समाज का हस्तक्षेप है, लेकिन वो सबके लिए है। मारवाड़ी समाज की बात करें तो मारवाड़ी समाज भी जो है ऐसा करते हैं। आप सिख समुदाय को देख लीजिए ना, जो सिख धर्म के लोग हैं उनको आप देख लीजिए, वो लोग कितना लंगर चलाते हैं। हर गुरुद्वारा में लंगर होता है। कई लोगों ने, आप में से कई लोगों ने जो दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में रहते होंगे, कभी ना कभी तो वहाँ जाकर लंगर जो है खाया ही होगा, और वो लंगर फ्री होता है। और उसकी खाने की क्वालिटी, चाहे वो जैन धर्मशाला हो, मारवाड़ी धर्मशाला हो, या फिर जो है वो सिख कुलों का गुरुद्वारा हो, वहाँ पे खाने की जो क्वालिटी होती है ना भाई, एक नंबर। ऐसा खाना आपको किसी 5 स्टार होटल तक में नहीं मिलने वाला। ठीक है, बिना किसी मिलावट के, बिना प्याज लहसुन के, और साथ ही साथ जो है उत्तम क्वालिटी के चीज़ों को उसमें यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो जाति आधारित संगठन है, मारवाड़ी समाज है, सिख समाज है, या फिर जैन समाज है, ये लोग क्या कर रहा है, ये लोग अपने सामाजिक संगठन बनाकर जो है समाज का हेल्प कर रहा है। चुनाव की इसमें कोई फैक्टर नहीं है। तो ये हो गया आपका गैर चुनावी राजनीति में जाति की भूमिका। आई बात समझ में? और इसी के साथ आपका चैप्टर 11 जो है वो होता है ख़त्म। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा और मैं भी आपको अच्छे से समझा
पाया हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यही वो प्लेटफॉर्म है इग्नू IQ हिंदी, जहाँ पे आपको एकदम आसान शब्दों में, आसान भाषा में आपको जो है वो समझाया जाता है। साथ ही साथ हमारे पास हैंड रिटन असाइनमेंट भी अवेलेबल है, हमारे पास असाइनमेंट के PDF भी अवेलेबल है, हमारे पास नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी चीज़ें अवेलेबल है। तो आप लोग अगर कुछ भी लेना चाहें, BPSC 104 का अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहें तो वो भी आप हमसे परचेज कर सकते हैं। आज एग्ज़ाम है, उसको पढ़ के आप आसानी से एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एक मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूं कि अगर आपका सब्जेक्ट BEVAE 181 है तो आप, अगर आपका बैक उसमें है तो बैक पेपर के लिए अलग से जो है हम लोग जूम क्लास चला रहे हैं, जिसमें 1 वीक तक जो है आपको हम जूम क्लास में MCQ करवाएंगे 1 से लेकर 14 चैप्टर तक का। अगर आपको MCQ क्वेश्चन सीरीज चाहिए जिसमें 300+ क्वेश्चन है, वो लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। आप नोट्स ले सकते हैं, आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं 181 का। तो उसके लिए नीचे दिए गए नंबर पर आपको फ़ोन करना होगा।